नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ कैमरे पे वर्णिता। आज की वारदात साल 1986 की है और ये भी अमेरिका की वारदात है। आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं वो आजकल विदेशी क्यों होती हैं। तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि हमारे देश में भी क्राइम हो रहा है, लेकिन कुछ क्राइम एक जो बोलते हैं क्राइम ऑफ पैशन, और ऐसा क्राइम जो हट के हो और हटने के अलावा उसमें कुछ ना कुछ पेचो खम हो, तो आप लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से ऐसे क्राइम जिसमें पेचो खम होता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, वहाँ से कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आपको अमेरिका की ये सारी कहानियाँ सुनाना, उसकी वजह यही है कि शायद कुछ ना कुछ आपको इन सब चीज़ों से मालूम चले कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, और किस रिश्ते में आपको जाना है, किस रिश्ते को आपको अवॉइड करना है, और ज़िंदगी में क्या रिश्ते जो होते हैं कितना अहमियत रखते हैं, और क्या अहमियत रखते हैं, कौन सा रिश्ता पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है और कौन सा रिश्ता पूरी ज़िंदगी को गुलजार कर सकता है। दूसरी बात एक और मैं आपसे करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को मेल किया और उनका ये कहना था कि मेरी स्पीड जो है वो स्लो है। पहले मैं थोड़ा तेज़ सुनाता था, वो बोलते थे कि स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो मुझे लगता था कि शायद ये जो मैं मेरा पेस है वो शायद ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को इस तरीके की शिकायत है कि बहुत स्लो स्टोरी हो जाती है, तो आज मैं थोड़ा तेज़ सुनाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो वारदात है साल 1986 की है। तारीख थी 2 फरवरी, और 2 फरवरी को एक जो लड़की होती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ टर्पिन। ये एलिजाबेथ टर्पिन जो है ये केंटुकी एक स्टेट है, वहाँ का एक शहर है लेक्सिंगटन। हाँ, लेक्सिंगटन। ये लेक्सिंगटन की रहने वाली थी, केंटुकी स्टेट यूएसए की। और ये 7:15 बजे के आसपास पार्टी करने के लिए निकलती है। और पति जो होता है वो घर पर ही होता है, और ये अपने पति को बताती है कि मैं पार्टी करने जा रही हूँ, और ये अपने पार्टी करने के लिए क्लब चली जाती है। और वहाँ पे ये शराब ज़्यादा पी लेती है, और ये फ़ोन नहीं करती, ये शराब ज़्यादा पी लेती है, और इस वजह से ये अपने पति का जो घर है वहाँ पे वापस नहीं लौटती। अगली सुबह यानी 3 फरवरी को ये वापस लौटती है और देखती है कि उसका जो पति है, जिसका नाम माइकल टर्पिन था, वो गायब था। माइकल टर्पिन गायब था, और खून जो था वो कमरे के अंदर फैला हुआ था। लिहाजा जो एलिजाबेथ टर्पिन थी उसने पुलिस को इत्तला दी कि इस तरीके से मेरा जो पति है वो गायब है, और कमरा जो है उसका जो घर है उसके अंदर खून बिखरा पड़ा है। पुलिस मौके पे पहुंची, और सबसे पहले तो बॉडी जो थी, बॉडी या जो भी वारदात हुई है उसके साथ उसका पता करना था। और इसलिए पुलिस ने जो माइकल टर्पिन है उसको तलाशने की शुरुआत करी। जो क्राइम सीन था उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट किया, और वहाँ से जो तमाम सबूत मिल सकते थे उसको उठाने की कोशिश करी। यानी फॉरेंसिक की एक जो टीम थी उसको बुलाया गया, और फॉरेंसिक की टीम ने मौके से जो सबूत थे वो उठाए, जो भी उनको मिला था। टर्पिन की इन लोगों ने तलाश करी, और इससे पहले कि पुलिस टर्पिन तक पहुंच पाती, पुलिस को इत्तला मिली कि पास का ही जो एक गोल्फ क्लब है वहाँ का एक पॉन्ड है, उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने वो लाश निकाली वहाँ से, और जब लाश की पहचान की गई तो उस लाश की पहचान बतौर एलिजाबेथ टर्पिन के पति माइकल टर्पिन के तौर पे हुई। जो एलिजाबेथ थी वो 19 साल की थी, और माइकल टर्पिन की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, करीबन 23, 40, 24 साल का ये नौजवान था। और 5 महीने हुए थे, यानी अक्टूबर 1985 में माइकल टर्पन और एलिजाबेथ टर्पिन ने शादी करी थी। इनकी मुलाकात 1984 के आसपास हुई थी, और करीबन 1 साल का इन लोगों का कोर्टशिप पीरियड था। और कोर्टशिप पीरियड करने के बाद दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते थे, और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। तो इनको लगा कि हम लोग शादी कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और यही सोच के इन दोनों ने शादी कर ली। अब लाश बरामद हो चुकी थी, माइकल डर्पन की थी। सवाल ये था कि किसने मारा, क्यों मारा, क्या रंजिश की वजह से मारा, लूटपाट की वजह से मारा। अगर लूटपाट की वजह से मारा तो घर में लूटपाट क्यों नहीं हुई, रंजिश की वजह से मारा तो जो लाश थी उसको उठा के इतनी दूर पॉन्ड में क्यों फेंका गया। तमाम जो सवाल थे पुलिस के सामने, वो पुलिस
उनके बारे में पता कर रही थी, पता लगा रही थी, बैकग्राउंड चेक कर रही थी। जो महिला एलिजाबेथ टर्पिन थी उससे भी पूछताछ करनी थी पुलिस को, लेकिन जो मेमोरियल सर्विस होती है, यानी जो अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद फ्यूनरल सर्विस जो होती है, उसके बाद पुलिस को जो एलिजाबेथ टर्पिन थी उससे पूछताछ करनी थी। लेकिन एलिजाबेथ टर्पिन का जो व्यवहार था वो बिल्कुल अजीब था। यानी उसके पति की मौत हो चुकी थी माइकल की, लेकिन उसका जो चेहरा था उस पर कोई गम की लकीरें नहीं थी, कोई मायूसी नहीं थी। वो खिलखिला रही थी, हंस रही थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस तरीके का व्यवहार जो था वो न केवल पुलिस ने नोट किया, बल्कि जो माइकल के घर वाले थे उन्होंने भी नोट किया। यहाँ तक कि जब फ्यूनरल सर्विस हुई या उसका अंतिम संस्कार किया गया तो उस दौरान भी ज़्यादातर लोग, जब इस तरीके की सर्विसेज होती हैं तो ब्लैक जो होता है ब्लैक पहनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एलिजाबेथ थी उसने एक सुर्ख लाल कलर की एक ड्रेस पहन रखी थी, और उसके जो दोस्त वहाँ पे सर्विस में जो फ्यूनरल में शामिल होने आए थे उनसे वो खिलखिला के हंस के बात कर रही थी। तो व्यवहार बड़ा अजीब लग रहा था परिवार को। और इसके अलावा उनको ये लगा कि शायद 19 साल की इसकी उम्र है, शायद उसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हों, और ये अल्लड़पना है व्यवहार, मतलब कि इस उम्र का, शायद इस वजह से उसको जो पति की मौत हुई है वो चीज़ें समझ में ना आ रही हो, ऐसा लोगों ने अंदाज लगाया। लेकिन व्यवहार वाकई में अजीब था कि आप 19 साल के हो, यानी बालिग हो चुके हो, तो इस तरीके का कोई हादसा हुआ है, वो भी आपके पति के साथ, जिससे केवल 5 महीने पहले शादी हुई थी, और आपका व्यवहार इस तरीके से, तो सवाल तो उठते ही हैं, और लिहाजा सवाल उठे भी। अब पुलिस ने, जाहिर सी बात है कि लास्ट टाइम पे माइकल को किसने देखा था, वो एलिजाबेथ ने देखा था। और एलिजाबेथ जो थी वो इकलौती ऐसी शख्स थी, ऐसी महिला थी जिसने जिंदा माइकल को देखा था, क्योंकि उसके बाद तो सब लोगों ने देखा, लेकिन मुर्दा माइकल को देखा। इस बीच पुलिस को ऐसा कोई गवाह नहीं मिला जिससे माइकल की मुलाकात हुई हो, या माइकल ने बातचीत करी हो फ़ोन पे, या और भी फिज़िकली बातचीत करी हो। लिहाजा जो एलिजाबेथ थी तो उससे पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया। और जब पूछताछ हुई और उससे पूछा गया कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या किसी के ऊपर शक है, तो एलिजाबेथ ने बताया कि मेरा जो पति था वो ड्रग डीलिंग में था, और वो ड्रग्स बेचा करता था, और ड्रग की दुनिया में उसको द शार्क के नाम से जानते थे, और एक गैंग है जिसको द फैमिली के नाम से जानते हैं, उसके लिए वो काम किया करता था। तो एलिजाबेथ का कहना ये था कि ये जो ड्रग डीलिंग की रंजिश है उसके चलते ही उसका जो पति है उसका मर्डर किया गया, और द फैमिली ड्रग जो गैंग के लोग हैं वो इस मर्डर के पीछे हो सकते हैं। पुलिस को लगा ठीक है, एक क्ल्यू दिया, एक हिंट दिया, इस पर तफ्तीश की जानी चाहिए, लेकिन क्रॉस भी करना चाहिए था पुलिस को। पुलिस ने सोचा एक बार क्रॉस भी कर लेते हैं, एक बार जो तस्दीक हो जाए ये जो बयान है उसकी। तो उस बयान की तस्दीक के लिए पुलिस ने, जो माइकल का परिवार था उसके पास वो पहुंची, और उन्होंने बोला कि इस तरीके से आपकी जो बहू है उसने बयान दिए कि वो किसी ड्रग डीलिंग गैंग से जुड़ा हुआ था, और ड्रग डीलिंग के चक्कर में ही उसका कत्ल हुआ है। जब पुलिस के मुंह से ये बात उन लोगों ने सुनी तो उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया, इसे सिरे से नकार दिया, और उनका ये कहना था कि उसका कोई लेना देना नहीं था, बशर्ते उसने ये बताया कि माइकल जो था वो बड़ा सीधा साधा लड़का था, इससे पहले उसका कोई अफेयर नहीं था, पहली बार इस लड़की एलिजाबेथ से उसका अफेयर हुआ था, और अफेयर के बाद उसने शादी कर ली थी। और उन्होंने ये भी बताया कि वो ड्रग्स वगैरह तो आप छोड़िए, दूसरी बात वो बहुत रिलीजियस था, और उसका चर्च में काफ़ी इंटरेस्ट था, और सीधा साधा जो अपनी ज़िंदगी थी उसको जीता था। अब ये बात बिल्कुल विपरीत थी, पलट थी, जो एलिजाबेथ ने पुलिस को बताई थी और जो फैमिली माइकल की पुलिस को बता रही थी। अब पुलिस ने और पता करना शुरू किया, और पुलिस ने पता करना शुरू किया कि उस दिन वो कहाँ पे रुकी हुई थी। जब पुलिस ने ये सारी बातें पता करना शुरू किया तो एलिजाबेथ ने नामालूम पुलिस को बहुत ज़्यादा एक तरीके से सफाई देना शुरू कर दिया। उसने बताया कि मैं 7:15 बजे निकली थी, और फिर मेरी एक दोस्त है ब्राउन, उसके पास मैं पहुंची, और वो जो ब्राउन है ये एलिजाबेथ और केरिन ब्राउन जो है ये दोनों एक कार डीलरशिप का ऑफिस था। केरिन ब्राउन और एलिजाबेथ ये
एक कार डीलरशिप का ऑफिस था, उसमें काम किया करते थे। तो उसने पूरा विस्तार से बताया कि मैं 7:15 बजे निकली, उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँची, उसके बाद हम लोग इस क्लब में गए, वहाँ पे हम लोगों ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली। उसके बाद फिर हम लोग घर पे आए, तो घर पे भी शराब पी। और फिर जो मेरी दोस्त थी वो कैरन ब्राउन, वो शराब पीने के बाद गाड़ी नहीं चला सकती थी, लिहाजा मैं उस रात वहीं पर रुक गई। और सुबह जब मैं 3 फरवरी की सुबह जब मैं वापस घर पे लौटी, तो जो माइकल था वो गायब था और घर में खून पड़ा हुआ था। इस तरीके की सारी चीज़ें एलिजाबेथ ने पुलिस को बताई। और पुलिस ने अब ये जो बातें बता रही थी एलिजाबेथ, उसकी तस्दीक भी करनी थी, लिहाजा पुलिस उस क्लब पे पहुंची जहाँ पे उसने बताया था कि हम लोग गए थे शराब पीने के लिए। तो जब वो उस क्लब पे पहुंचे तो वहाँ पे जो क्लब वाले थे उन्होंने बताया कि ये दोनों जो सहेलियाँ हैं, एलिजाबेथ और जो ब्राउन है, कैरन ब्राउन, उनका व्यवहार बिल्कुल अजीब था। और जैसे नॉर्मली ओपन कल्चर है अमेरिका में, तो उन्होंने बताया कि ये दोनों सहेलियाँ कुछ शराब पीने के बाद, 3 4 5 पैक पीने के बाद, और ये उस क्लब के अंदर ही जो किस थी स्मूच करने लगी। और काफ़ी देर तक इस तरह ये सिलसिला जो था वो चला। और उनको दो दो महिलाओं को आपस में इस तरीके का करते हुए देख के बाकी लोगों को बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। तो एक जो एंगल था वो पुलिस को मिला कि कहीं ये मामला लेस्बियन संबंधों का तो नहीं है, इसकी वजह से कहीं मर्डर किया गया हो। और दूसरी तरफ परिवार से भी पूछना था। फिर एक बार परिवार के पास पुलिस पहुंची और पुलिस ने पता करना शुरू किया, पूछा कि कैसे रिश्ते थे। तो परिवार ने बताया कि माइकल ने शादी जरूर करी थी, उससे प्यार करता था, बहुत मोहब्बत थी उसको, लेकिन अब वो चाहता था कि 19 साल की जो एलिजाबेथ है वो सुधर जाए और उसकी जो पार्टी वगैरह करने की आदत है वो अब पार्टी वगैरह करना छोड़ दे और एक घर गृहस्थी वाला जो एक फेस है उसमें आ जाए। और वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द माँ भी बने। लेकिन ये जो एलिजाबेथ थी वो बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो इतनी जल्दी घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती और अभी उसको अपनी ज़िंदगी जीनी है। और उसी दौरान ये जो कैरन ब्राउन थी वो भी उसकी ज़िंदगी में आई और वो बहुत सारी बातें जो कैरन ब्राउन से शेयर किया करती थी। और ये जो बातें शेयर करते करते काफ़ी अच्छे दोनों दोस्त बन गए थे। अब पुलिस को ऐसे गवाह चाहिए थे जो इन दोनों के संबंधों के बारे में और बता सकें और 2 फरवरी की रात की पूरी कहानी वो बता सकें। तो ये जो कैरन ब्राउन के दो और रूममेट थे, वो उनमें से जब 3 फरवरी को उनमें से एक जो रूममेट था वो कैरन ब्राउन की गाड़ी में जब वो बैठा तो उसने देखा कि जो गाड़ी का फर्श है उसमें खून के काफ़ी छींटे पड़े हुए हैं और कैरन ब्राउन के जो जूते थे वो भी ख़राब थे। और इसी बीच 3 फरवरी को ही एक कैरन ब्राउन और एलिजाबेथ के साथ काम करने वाला एक शख्स जो उस कार डीलरशिप में बतौर मैकेनिक काम किया करता था जिसका नाम था कीथ बोचार्ड, ये भी आया था उस रात को। और ये उस रात को वहीं पे रुका था। 2 फरवरी की रात को ये आ गया था और 2 फरवरी की रात को ये वहीं पे रुका था। 3 फरवरी को ये वापस जो था वो गया था शाम को। तो उसके भी जो बॉक्सर्स थे, जो उसका निक्कर था उस पर भी खून लगा हुआ था। ये बातें एक जो रूममेट थी कैरन ब्राउन की, उसने पुलिस को जाके बताई क्योंकि जिस तरीके से शक था एलिजाबेथ के पति का मर्डर हुआ था और पुलिस को पता लगाना था। और लेकिन इससे पहले कि कैरन ब्राउन से पुलिस पूछताछ कर पाती, 4 फरवरी को कैरन ब्राउन खुद ही पुलिस थाने पहुंच गई और उसने पुलिस को माइकल के बारे में उल्टा सीधा बताना शुरू किया कि कैसे वो ड्रग डीलिंग करता था और कैसे 5 महीने पहले ही जो एलिजाबेथ है उसकी शादी हुई और शादी के बाद वो अक्सर उसके साथ मारपीट किया करता था, इस तरीके का। जबकि जो पुलिस थी उसने कैरन ब्राउन को नहीं बुलाया था कि वो आके माइकल के बारे में बताए। लेकिन जब उसने बताया कि माइकल के बारे में अपने आप आके बताने लग गई तो पुलिस को अब ये जो शक था वो पुख्ता हो गया। और क्योंकि एक टेस्टिमनी जो थी वो तो पुलिस के पास थी, एक चीज़ और करी पुलिस ने। पुलिस एक बार फिर जो माइकल का घर वाले हैं उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी माइकल के नाम पे थी। तो घर वालों ने बोला कि हाँ, 60,000
डॉलर से ज़्यादा की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। और अभी जब माइकल का कत्ल हुआ है उससे करीबन कुछ रोज़ पहले ही उस इंश्योरेंस पॉलिसी में $60,000 का विड्रॉल किया गया है। और ये जो विड्रॉल था ये बेसिकली ये एलिजाबेथ जो थी उसके फेवर में किया गया था। तो अब इतने सारे सबूत पुलिस के सामने थे और पुलिस को बस एक अपना जो आखिरी कील थी वो ठोकती थी। तो पुलिस ने कोर्ट से वारंट लिया, सर्च वारंट लिया कार का, और पुलिस ने जो कार थी उसकी तलाशी लेनी शुरू करी। तो पुलिस को जो कार का फर्श था उसमें कई खून के छींटे और इसके अलावा ब्लीच यानी उसको साफ़ करने की कोशिश की गई थी। ब्लीच मिला, खून के छींटे मिले, उसका खून के छींटों का सैंपल उठाया गया और उसका डीएनए जो है उसको जांच के लिए भेज दिया गया। और इन दोनों से कैरन ब्राउन और कीथ जो था उससे पूछताछ करी। और उनसे जब पूछताछ करी तो कैरन ब्राउन जो थी वो जल्दी टूट गई और उसने कबूल किया कि हम लोगों ने मिलकर, कीथ ने और कैरन ब्राउन ने मिलकर माइकल का कत्ल किया है। और पूरी जो मास्टरमाइंड थी इस कत्ल की वो 19 साल की जो महिला एलिजाबेथ यानी माइकल की पत्नी वो थी। अब उससे कहानी बताना शुरू बोला गया कि अब तुम बताओ कि पूरा वाकया कैसे हुआ था। तो उसने बताया कि हम लोगों की कैरन ब्राउन और एलिजाबेथ की जो जान पहचान थी वो कार डीलरशिप में काम करते समय हुई थी और तब तक उसकी शादी हो चुकी थी। 4-5 महीने पुरानी ये शादी थी और 4-5 महीने पहले ही कैरन ब्राउन ने वहाँ पे काम करना शुरू किया था। और दोनों के बीच में दोनों का मिजाज मिलता था, दोनों पार्टी करना, शराब पीना और ये सारी चीज़ें करना। तो उन दोनों का जो नेचर था वो आपस में मेल खाता था और यही जो नेचर था वो कैरन ब्राउन को एलिजाबेथ को कैरन ब्राउन के नज़दीक ले आया। दूसरी तरफ जो एलिजाबेथ का पति था माइकल, वो बोलता था कि अब तुम ये पार्टी वार्टी बंद कर दो और ये पार्टी करना छोड़ दो, तुम अब अपने घर गृहस्थी संभालो, बच्चे जो है वो प्लान करते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और ये सारी चीज़ें वो कैरन ब्राउन जो थी उसके साथ जाकर डिस्कस किया करती थी। और ये डिस्कशन जो था वो चलता चला गया और डिस्कशन कुछ इस तरीके से रिश्तों में बदला कि दोनों के बीच में, कैरन और एलिजाबेथ के बीच में जिस्मानी रिश्ते बन गए। और अब एलिजाबेथ कैरन के ऊपर दबाव डाल रही थी कि तुम इसको, माइकल का जो है मर्डर कर दो। अगर तुम माइकल का मर्डर कर देती हो तो हम दोनों साथ में रह पाएंगे और तुम पे किसी का शक भी नहीं जाएगा, क्योंकि भले ही लोगों ने हमें इस तरीके से देखा हो लेकिन एक क्लब में ही देखा है, वैसे तो हम लोगों को जो रिश्ता है वो एक सहेली के बतौर माना जाता है। तो ये सारी प्लानिंग जो थी एलिजाबेथ ने करी। और इसमें क्योंकि एक आदमी का मर्डर करना था एक महिला को, तो जो कैरन थी वो चाहती थी कि कोई और भी ऐसा हो जो उसके साथ मिल जाए। तो इन लोगों ने जो कार डीलरशिप का मैकेनिक था कीथ, उसको बोला कि तुम हमारे साथ आ जाओ और जो इंश्योरेंस का पैसा है, इतने लाखों का इंश्योरेंस है, और जब माइकल की मौत हो जाएगी तो उसमें से जो कुछ पैसा है वो तुमको भी मिल जाएगा और तुम मज़े करना और हम लोग भी अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। इस तरीके से माइकल कीथ को लालच दिया गया। और 2 फरवरी को कीथ और कैरन ब्राउन रात के 10 बजे करीब माइकल के दरवाजे पे पहुँचे, नॉक किया दरवाज़ा। और जैसे ही दरवाज़ा उन्होंने नॉक किया, ये एक धारदार हथियार, काफ़ी बड़ा एक पेचकस का कहा जाना चाहिए, वो अपने साथ लेके गए थे। और कीथ ने जैसे ही दरवाज़ा खुला तो माइकल के ऊपर कई सारे वार किए। करीबन 19 बार उसको स्टैब किया गया, 19 बार उसको घोंपा गया वो हथियार। और जब उसकी 19 वारों की वजह से जब मौत हो गई तो इन लोगों ने एक कालीन जो था घर में जो पड़ा हुआ था उसमें ही लपेटा माइकल की लाश को, और उसके बाद जो गाड़ी थी उसमें माइकल की लाश को डाल के ये पास में ही एक जो तालाब था उसमें ये लोग फेंक आए। वहाँ से लौटने के बाद ये लोग फिर वापस आए, उन लोगों ने शराब पी और कैलिन और एलिजाबेथ के बीच में बताते हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बने उसके बाद। तो ये
सारा कुछ प्लान किया था इस तरीके से ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन वही कहते हैं कि अल्लड़पन की जो शरारतें होती हैं, अल्लड़पन के जो इस तरीके के मंसूबे होते हैं, जो प्लानिंग होती है वो कम ही कामयाब हो पाती है। मैं ये नहीं कहता कि जो हम्म, बहुत प्लानिंग के साथ करते हैं उनकी कामयाब हो जाती है, लेकिन हाँ, गुनाह तो हमेशा पकड़ा ही जाता है। इस मामले में भी जो गुनाह था वो पकड़ा गया, और फिलहाल इन तीनों लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। विदेशों में ये होता है कि वहाँ पे पैरोल जो होता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। यानी जैसे बोलते हैं कि आपको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा रही है, साथ में एक कंडीशन भी रख देते हैं कि 25 साल तक आपको पैरोल नहीं मिलेगा। आप कितना भी सर पटकते रहो, तब तक 25 साल तक पैरोल मिलना ही नहीं है। और उसके बाद भी ये नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स हो गया कि 25 साल बाद मिलेगा। हो सकता है कि जब पैरोल के लिए एप्लीकेशन मूव करे जो भी कैदी है, तो उस टाइम में जो सुनवाई करने वाला जज है वो रोक सकता है कह के कि कुछ भी कंडीशन, कुछ भी ग्राउंड लगा के। तो इस मामले में भी ये जो तीनों, अब तो मुलजिम, अब तो मतलब कि दोषी कहेंगे इनको, तो ये तीनों दोषी हैं, ये अभी तक अपनी सज़ा काट रहे हैं। कि भले ही सरकारी गवाह बन गया था, लेकिन उसकी सज़ा कम कर दी गई 10 साल, लेकिन अभी तक वो बंद है और 2021 में उसके छूटने के आसार हैं। जबकि जो कैरन ब्राउन और एलिजाबेथ टर्पिन हैं ये अभी भी अपनी सज़ा काट रही हैं, और अंदाज़न इनका भी शायद 2021-2022 तक छूटने छूट जाएं। लेकिन बीच बीच में इन लोगों ने कई बार जब जिस तरीके से सज़ा सुनाई गई थी, तो किसी को 20 साल की पैरोल का बोला गया था कि 20 साल बाद पैरोल मिलेगी, तो किसी को बोला गया था कि 25 साल बाद पैरोल मिलेगी। लेकिन इन तीनों को लगभग 35 साल का, 34 से 35 साल का वक्त हो गया है जेल के अंदर, लेकिन अभी तक इनमें से किसी को भी पैरोल नहीं मिली, और ये अभी तक जो जेल है उसमें बंद है। और जिस तरीके का घिनौना अपराध इन लोगों ने किया था, और वो भी एक दो सहेलियों के बीच जो नाजायज़ रिश्ता बना था उसको लेकर, उसने अमेरिका को हिला के रख दिया था। और ये केस भी काफ़ी सुर्खियों में आया था, क्योंकि 1980s में उस तरीके के लेस्बियन रिलेशनशिप और ये सारी चीज़ें, हालांकि अमेरिका इतना एडवांस था लेकिन तब भी सुनने को कम ही आते थे। तो जब ये मामला जब लोगों के सामने आया, तो इसकी काफ़ी कवरेज हुई, और साथ में ही काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट भी था इसमें कि क्या हुआ। तो बहुत फॉलोअप हुआ था इस केस का भी अमेरिका में। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।